गुड इवनिंग, मैं रजनीश पांडे आप लोगों को पढ़ा रहा था कर तथा करों का वर्गीकरण। पिछले क्लास में जो है हमने जो है कर क्या होता है उसकी परिभाषा और करों का वर्गीकरण मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आइए इस लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। हमने करों के वर्गीकरण में कर भार के आधार पर जो दो कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है इस पर चर्चा हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। यहाँ पर चर्चा करेंगे अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर को क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिसका भुगतान जो कि एक व्यक्ति पे लगाया जाता है जबकि उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो कि एक व्यक्ति पर लगाया जाता है और उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है, अन्य व्यक्ति करता है। ऐसे कर को क्या करते हैं हम? अप्रत्यक्ष कर करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरे शब्दों में हम बात करें, अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है, ऐसा कर होता है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। नहीं, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। कहां पे? प्रत्यक्ष कर में। यहां पर ऐसा कर जिसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों पे पड़ता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। ऐसे कर को हम क्या कहते हैं? ऐसे कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट ए बी दो व्यक्ति हैं। यहां पर हम इसको हम थोड़ा और इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखे। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है। ये कौन है? ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है किस पर? ए व्यक्ति पे क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। ठीक है। ए व्यक्ति क्या करता है? ए व्यक्ति जो है इसको क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है टैक्स को किस पर? बी पे। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि अप्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन संभव है। इसमें कर विवर्तन होता है। तो ये कर विवर्तन के द्वारा टैक्स शिफ्टिंग के द्वारा जो है क्या करता है? ये इस टैक्स को शिफ्ट कर देता है किस पर? बी व्यक्ति पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये इस पर टैक्स शिफ्ट कर देता है तो फाइनली जो है अंतिम रूप से इस टैक्स का भुगतान जो है कौन करता है? बी व्यक्ति करता है। किसको करता है? गवर्नमेंट। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या? अब ये बी व्यक्ति पे कर रहा है। पे कौन कर रहा है? बी व्यक्ति कर रहा है ना। टैक्स किस पे लगा है? ए व्यक्ति पे लगा। जब ए व्यक्ति पर टैक्स लगा तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जो मौद्रिक भार है ए व्यक्ति पे पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कराघात किस पे पड़ रहा है? कराघात। कर का आघात किस पे पड़ रहा है? ए व्यक्ति। लेकिन अंतिम रूप से भुगतान कौन कर रहा है? बी व्यक्ति कर रहा है। इसलिए अंतिम मौद्रिक भार बी व्यक्ति पे पड़ रहा है। इसका मतलब करापात। अंतिम मौद्रिक भार क्या होता है? करापात होता है। इसका मतलब है जो करापात ये जो है आपका किस पे पड़ रहा है? बी व्यक्ति पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहली परिभाषा क्या है कि अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? कर एक
व्यक्ति करता है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति पे सरकार कर लगा रही है, लेकिन इसका भुगतान कौन कर रहा है? बी व्यक्ति कर रहा है। दूसरी परिभाषा, दूसरे शब्द में मैंने यहाँ लिखा है कि कराघात करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ रहा है। देखिए कराघात जो है ए व्यक्ति पे पड़ रहा है, करापात जो है बी व्यक्ति पे पड़ रहा है। इस तरह के कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ऐसे कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और यहाँ देखिए ये संभव क्यों हुआ? कराघात करापात अलग अलग व्यक्तियों पे संभव क्यों हुआ? ये संभव हुआ टैक्स शिफ्टिंग के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कर विवर्तन संभव है। और ये बात यहाँ पर कही गई कि अप्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन होता है, इसी कारण जो है दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ रहा है। इस कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, या इसी को हम परोक्ष कर भी कहते हैं। क्लियर हुआ? परोक्ष कर क्या होता है? ये कर किसे, ये कर क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं पर, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला क्या कहलाता है? ये जो है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है या परोक्ष कर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होता है। संक्षेप में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होता है? तो पहला अंतर जो है ये है कि पहला अंतर क्या है? पहला अंतर ये है कि प्रत्यक्ष कर जो है ये व्यक्ति की आय एवं संपत्ति पर लगने वाला कर होता है। ठीक ना? और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर होता है। ठीक। दूसरा अंतर क्या है कि प्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन संभव नहीं होता, अर्थात इसमें कर विवर्तन नहीं होता, आपने देखा भी। और जबकि अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? ये जो है कर विवर्तन यहाँ पर होता है, तो कर विवर्तन संभव होता है। ये दूसरा अंतर है। ठीक। तीसरा अंतर क्या है? चूंकि कर विवर्तन मैंने आपको बताया एक में होता है एक में नहीं होता, तो जिसमें नहीं होता उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पे करता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर, भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर करता है। ये इसका तीसरा अंतर है। ठीक ना? चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर ये है कि प्रत्यक्ष कर जो होता है यह इसका प्रभाव धनी वर्ग पर पड़ता है। धनी वर्ग प्रभावित होते हैं प्रत्यक्ष कर से, जबकि अप्रत्यक्ष कर से जो है कौन प्रभावित होते हैं? गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग। गरीब और मध्यम वर्ग जो है किससे प्रभावित होते हैं? अप्रत्यक्ष कर से प्रभावित होते हैं। ये इसका चौथा अंतर है। अर्थात जो जिसकी इनकम, चूंकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका एक टैक्स स्लैब होता है, जिसमें जो है एक निश्चित इनकम के बाद ही जो है करदाता को जो है टैक्स देना पड़ता है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ठीक ना? तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इसका मतलब 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है, ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके नीचे जितने भी लोगों की इनकम है उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। इसका मतलब है उससे कम कौन लोग होंगे? जो मध्यम वर्ग वाले लोग होंगे, जो गरीब वर्ग वाले लोग होंगे, तो उन पर जो है सरकार चाहे इतना डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दे, उन पर उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति पर लिया जाता है, इसका भुगतान दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी वस्तुओं सेवाओं पर टैक्स लगता है ना? और वस्तुओं सेवाओं का उसका भोग कौन करता है? वस्तुओं सेवाओं का वो आम व्यक्ति करता है ना? गरीब व्यक्ति करता है, मध्यम वर्ग वाला व्यक्ति करता है, हालांकि उच्च वर्ग वाला भी करता है, लेकिन हम विशेष रूप से हम बात करेंगे गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग वाले व्यक्ति करते हैं। और जब उसका जो है भोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका क्या करते हैं? उसकी कीमत का भुगतान करते हैं। और जब कीमत का भुगतान करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये अप्रत्यक्ष कर होता है। वस्तुओं सेवाओं में क्या होता है? जो जिस जो है कंपनी पर जो है ना, जो भी उत्पादक जो होता है, उत्पादक वर्ग पर जिस पर जो है टैक्स लगाया जाता है, वो क्या करता है? उस वस्तु में क्या कर देता है? उस वस्तु की कीमत में उस टैक्स को जोड़ देता है ना? ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसी स्थिति में फाइनली जब हम कीमत पे करते हैं तो उसमें टैक्स भी पे कर देते हैं, है ना? MRP रहता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑल टैक्सेस जो है इंक्लूड रहता है, इसमें तो जीएसटी लगता है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जो है क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वस्तु एवं सेवा कर, ये एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर होता है ना। कर सुधार की दृष्टि से जो है जीएसटी लाया गया है अपने देश में। तो जीएसटी, तो उसमें जीएसटी जो है आपका जो भी गुड्स है उसमें क्या लगता है, जीएसटी लग जाता है। तो उसका भुगतान कौन करता है, जो व्यक्ति उसका उपभोग करता है, जो उसकी कीमत देता है। तो इनडायरेक्टली जो है भुगतान कौन करते हैं, हम आप करते हैं, क्योंकि हम जो है बिस्किट खरीद रहे हैं, हम तेल खरीद रहे हैं, है ना, हम पेन खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं मार्केट से। तो ऐसी स्थिति में उसकी जब कीमत पे करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी कीमत में उसका टैक्स भी जो है हमको पे करना पड़ता है, और हमको पता भी नहीं होता और हम आसानी से पे कर देते हैं, वस्तु को ले आते हैं, ठीक ना। चूँकि हम जो है इनडायरेक्टली कर का भुगतान हम ही आप कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारे ऊपर जो है, हमारे आपके ऊपर जो है अप्रत्यक्ष कर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना, अधिक बोझ होता है, ठीक है। और हम लोग करदाता नहीं कहे जाते, करदाता की श्रेणी में हम लोग नहीं आते, क्योंकि कर तो हम भी पे कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है पे नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगा रही, इसलिए हम करदाता नहीं कहे जाएंगे। करदाता वही कहे जाएंगे जो प्रत्यक्ष करदाता होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर को देते हैं, है ना, उन्हीं को हम करदाता कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है सरकार को टैक्स का भुगतान करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा जो वर्गीकरण है वो है कर की दरों के आधार पर। कर की दरों के आधार पर हम बात करें, टैक्स के जो रेट होते हैं उसके आधार पर हम बात करें, टैक्स के प्रकार के होते हैं। तो ये टैक्स जो है आप देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। प्रगतिशील कर है, प्रतिगामी कर है, आपका आनुपातिक कर है और अधोगामी कर है। पहला हम बात करते हैं प्रगतिशील कर क्या होता है, जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। प्रगतिशील कर क्या होता है, देखिए प्रगतिशील कर में क्या होता है, जब व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है, ऐसे कर को क्या कहते हैं हम, प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अर्थात मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि व्यक्ति की इनकम में वृद्धि के साथ साथ टैक्स रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आय बढ़ने के साथ साथ जब कर की दर में भी वृद्धि होती है, ऐसे कर को क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं या प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। बात क्लियर। ये जो कर होता है प्रगतिशील कर, ये धन की विषमता को या आय एवं संपत्ति की असमानता को दूर करने में बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि आप देखिए कि व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती है, व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कर का दर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब टैक्स का दर बढ़ता जाएगा और इस टैक्स को क्या किया जाता है, गरीबों को दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मतलब गरीबों का मतलब ये हुआ कि जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जिससे लाभान्वित कौन होता है, गरीब लाभान्वित ज़्यादा होते हैं, है ना, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है ना। इस टैक्स का जो है लाभ किसको मिलता है, मध्यम वर्ग गरीब वर्ग को मिलता है, जिससे इनका स्टैंडर्ड क्या होता है, ऊंचा होता है, जिससे इनके बीच में जो खाई है, अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, जो अंतराल है, जो गैपिंग है, वो कम करने का जो है सरकार का प्रयास रहता ही है। और उसके लिए जो सबसे प्रभावी टैक्स होता है वो कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें अंतर, इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें इसकी जो है कमी क्या है, कमी ये है कि प्रोग्रेसिव टैक्स से क्या होता है कि जो करदाता होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं, निरुत्साहित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जितना अधिक इनकम प्राप्त करेंगे, जितना अधिक आय प्राप्त करेंगे, उतना अधिक सरकार हमसे क्या कर लेगी, टैक्स ले लेगी। इससे अच्छा है कि हम अधिक प्रयास न करें, हम कम ही काम करें, कम ही उत्पादन करें, कम ही जो है हम क्या करें, इनकम प्राप्त करें, कम ही सर्विस दें, कम ही जो है हम क्या करें, इनकम प्राप्त करें। क्योंकि अधिक इनकम प्राप्त जितना भी करेंगे वो क्या करेगा, सरकार ले लेगी, ठीक ना। इससे क्या होता है, लोग निरुत्साहित होते हैं, इसलिए ये इसकी कमी है, ठीक। दूसरा डिग्रेसिव टैक्स, ये क्या होता है, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर का मतलब क्या होता है, ये प्रगतिशील कर का ठीक उल्टा होता है। प्रगतिशील कर का ठीक क्या होता है, ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे जैसे व्यक्ति की
यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे टैक्स रेट में क्या होता है, टैक्स रेट में कमी होती जाती है। व्यक्ति की आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे कर की दर में जब कमी होने लगती है तो इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं हम, प्रतिगामी कर कहते हैं। इस प्रकार का जो कर होता है ये धन की विषमता में वृद्धि करता है, ये कमी नहीं करता बल्कि ये क्या करता है, इससे धन की विषमता और भी अधिक हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो कम आय वर्ग वाले हैं उन पर टैक्स का अधिक भार पड़ता है, उनको अधिक जो है भुगतान करना पड़ता है, और जो अधिक आय प्राप्त करने वाले हैं उन पर कर का कम भार पड़ता है, क्योंकि कर की दर ऊंची आय से क्या होता है, कर की दर कम होती जाती है। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये आपका डिग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी टैक्स इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला बात, आनुपातिक कर क्या होता है। आनुपातिक कर का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है कि सभी आय के लिए, सभी आय के लिए का मतलब ये हुआ कि आय के सभी स्तरों के लिए टैक्स रेट क्या होता है, टैक्स रेट फिक्स होता है। टैक्स रेट क्या होता है, फिक्स होता है। आय के प्रत्येक स्तर के लिए आपकी इनकम बढ़ती जाती है, ठीक ना, तब पर भी क्या होगा, कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें कर की दर क्या होता है, एक फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आपको जो है 10% टैक्स देना है ना, तो 10% टैक्स देना है, तो आपकी इनकम 10 लाख है तब भी आपको जो है 10% देना है, 15 लाख है तब भी आपको 10% देना है, 20 लाख है तब भी आपको 10% देना है। तो मतलब कि आपकी इनकम बढ़ती जाती है फिर भी जो है टैक्स रेट क्या होता है, फिक्स होता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे कर को क्या कहते हैं हम, आनुपातिक कर कहते हैं। और इस कर का जो है धन की विषमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये अनुपातिक कर होता है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होता, इसलिए जो है इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अब हम बात करेंगे अगला जो कर होता है जिसको हम रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, अधोगामी कर। अधोगामी अधोगामी कर क्या होता है, अधोगामी कर का मतलब होता है कि व्यक्ति की आय जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती है एक स्तर तक टैक्स रेट में भी क्या होता है, वृद्धि होती है, लेकिन एक स्तर के बाद क्या होता है, टैक्स रेट क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। एक स्तर के बाद टैक्स रेट क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आनुपातिक हो जाता है। इस प्रकार के कर को हम क्या करते हैं, अधोगामी कर। ठीक है, यदि इसको ध्यान से देखें तो आय बढ़ रही है तो टैक्स रेट बढ़ रहा है। ये कौन सा प्रारूप है, आय बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है। ये आप देखिए आय बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है, मतलब प्रगतिशील कर। ये कैसा है, ये शुरू में इसका जो प्रारूप है कैसा है, ये प्रगतिशील कर की तरह है, प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, बाद में टैक्स रेट बढ़ने के बाद भी इनकम बढ़ने के बाद भी टैक्स एक स्तर पर क्या हो रहा है, टैक्स रेट कर की दर वो स्थिर हो जा रही है। स्थिर हो जा रही मतलब इसका प्रवृत्ति कैसी हो गई, स्थिर हो जा रही मतलब आनुपातिक प्रवृत्ति हो गई। इसका मतलब है ये कर कैसा हो गया, आनुपातिक हो गया, आनुपातिक। इसका मतलब कि अधोगामी कर जो है वो प्रगतिशील और आनुपातिक कर का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी अधोगामी कर बराबर प्रगतिशील कर प्लस आनुपातिक कर, है ना। यानी एक समय तक क्या होता है, ये टैक्स प्रगतिशील रहता है और एक समय के बाद, एक स्तर के बाद, आय के एक स्तर के बाद क्या हो जाता है, ये आनुपातिक हो जाता है। इस तरह के कर को क्या करते हैं हम, अधोगामी कर करते हैं। जो हमारे भारत में जो इनकम टैक्स का जो आपका स्लैब बनता है ना, प्रत्यक्ष कर का जो स्लैब है वो जो है उसका प्रारूप कुछ ऐसा ही है ना। एक लिमिट तक जो है क्या होता है, आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है, कर की दर क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कर को हम क्या करते हैं, अधोगामी कर करते हैं। क्लियर।
ठीक है, तो आइए हम लास्ट और तीसरे वर्गीकरण तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा वर्गीकरण है वह है कर की प्रकृति के आधार पर। कर की प्रकृति के आधार पर जो टैक्स होता है उसको जो है हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, या कह लीजिए कि कर की प्रकृति के आधार पर कर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विशिष्ट कर और एक होता है आपका मूल्यानुसार कर। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स, विशिष्ट कर। विशिष्ट कर क्या होता है? विशिष्ट कर क्या होता है? जब वस्तु की मात्रा के आधार पर कर लगाया जाता है। यानी जो टैक्स की प्रकृति है दो तरह की है। पहली है विशिष्ट कर। विशिष्ट कर क्या है? जब कर जो है वस्तु की मात्रा के आधार पर लगाई जाती है, तो ऐसे कर को क्या कहते हैं हम? विशिष्ट कर कहते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका विशिष्ट कर, वस्तु की मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? मूल्यानुसार कर। मूल्यानुसार कर इसके नाम से ही है ना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जब वस्तु की कीमत के आधार पर लगाया, जब वस्तु की कीमत के आधार पर कर लगाया जाता है तो ऐसे कर को हम क्या करते हैं? ऐसे कर को हम कहते हैं मूल्यानुसार कर। मूल्यानुसार कर और विशिष्ट कर, आप देखिए दोनों में क्या अंतर है? एकदम क्लियर है। यानी टैक्स जो है सरकार जो लगाती है वो दो तरीके से लगा सकती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, ठीक ना। ये जो टैक्स है इसका स्वरूप कैसा है? इस तरह का है। अप्रत्यक्ष कर की बात की है क्योंकि ये वस्तुओं से वहाँ पर लगाई जा रही है ना, क्योंकि ये वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के आधार पर लगाई जा रही है, ठीक ना। तो जो वस्तु होता है, जिस वस्तु पर सरकार टैक्स लगा रही है, जिस सेवा पर सरकार टैक्स लगा रही है, यदि वो उसकी मात्रा के आधार पर लगाता है, क्वांटिटी के आधार पर लगाता है, ठीक ना। कितने फैन आपने निर्माण किया? आपने 100 फैन बनाया, 100 फैन बनाया, ठीक है। तो 100 फैन, कितना फैन आपने बनाया, उसके आधार पर सरकार टैक्स लगाती है कि एक फैन पर हम आपसे जो है 100 रुपये लेंगे टैक्स करेंगे। तो एक फैन पर 100 रुपये टैक्स लेंगे। इस तरीके से आपका जो 100 फैन हो गया, उसमें जो है आपका कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 100 × 100 है ना, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यानी सरकार कितना टैक्स लेगी आपसे? 10,000 मात्रा के आधार। या फिर सरकार मात्रा को नहीं देखती, वो जो कर लगाती है वो किसके आधार पर लगाती है? कीमत के आधार पर। यानी फैन की कीमत क्या है? फैन की कीमत क्या है? उसके आधार पर 1500 रुपये है ना। तो इस रुपए के आधार पर, मूल्य के आधार पर है ना, वह कितना % टैक्स लेना चाहती है ना। तो वह जो है कितना % टैक्स लेना चाहती है? मान लीजिए 10% लेना चाहती है, तो कितना हो जाएगा? एक फैन पर 150 रुपये आपको देना पड़ेगा, है ना। या फिर 5% टैक्स लगाती है तो आपका 75 रुपये हो जाएगा। एक फैन पे आपको 75 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। उसके आधार पर जितने फैन बनाए उतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स निर्धारित किया गया तो किसके आधार पर निर्धारित किया गया? मूल्य के अनुसार निर्धारित किया गया। तो ऐसा कर क्या होगा? मूल्यानुसार कर होगा। यहाँ पर जो टैक्स निर्धारित किया गया, डिफाइन किया गया, किस आधार पर किया गया? मात्रा के आधार पर किया गया। इसलिए ऐसा कर क्या कहलाएगा? विशिष्ट कर कहलाएगा। तो ये जो है कर की प्रकृति के आधार पर ये दोनों टैक्स के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो है आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, कर की दरों के आधार पर जो टैक्स होते हैं, इसके बारे में हमने चारों टैक्सों के बारे में हमने पढ़ा, और कर की प्रकृति के आधार पर हमने अभी दोनों टैक्सों के बारे में पढ़ा।
और इसके पहले हमने यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग जो है टैक्स क्या होता है और टैक्स का वर्गीकरण क्या है, टैक्स का क्या प्रकार है ना। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में 2 लेक्चर में हमने इस पूरे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है, औपचारिक रूप से। तो ठीक है, बस आज इतना ही, धन्यवाद।